केरल में मलयालम को पूर्ण आधिकारिक भाषा बनाने का फैसला। क्या भाषा संरक्षण की यह कोशिश कन्नड़ जैसे भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से टकरा रही है? क्या है मलयालम भाषा विधेयक से जुड़ा हुआ हालिया विवाद? सवाल काफी बड़ा है। आज के सेशन में हम मलयालम भाषा विधेयक 2025 के बारे में जानेंगे। इसके मुख्य प्रावधान क्या है, सरकार इसे क्यों लेकर आ रही है और कर्नाटक सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। आज के सेशन में मुख्य रूप से हम इन्हीं बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। ये फीस भी अगर आप एक बार में नहीं दे पाएंगे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा उपलब्ध है। ये ध्यान रखिए कि कोर्स आपको तीनों मोड्स में मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। और ये बैच जीएस स्टूडियो फाउंडेशन बैच के ये तीनों मोड्स शुरू हो चुके हैं। 3-4 दिन ही हुए हैं, बहुत लेट नहीं हुआ है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में समय बहुत जरूरी है। आपके पास समय कम है तो जल्दी से इसमें एडमिशन ले लीजिए। डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और कोड यूज करेंगे अगर गीत, तो आपको इसमें भी कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी डायरेक्ट जाकर कोर्स को खरीद सकते हैं। उससे भी आपको ये डिस्काउंट अप्लाइड हो जाएगा उसमें और आपको कम फीस में ये कोर्स मिल जाएगा। कोर्स आपने खरीद लिया, आपका मन होता है कभी कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाके क्लास करें। अगर आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाके क्लास करेंगे तो वहां की फीस के साथ ये फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब कि आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, दृष्टि लर्निंग ऐप से आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं, या तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। और इस कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन को, जो कि संबंधित है मलयालम भाषा विधेयक 2025 से। मलयालम भाषा विधेयक 2025 ये विधेयक है क्या और क्या कहता है? देखिए, केरल सरकार ने इस विधेयक को लाने की बात कही है, ये ध्यान रखें। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है मलयालम को केरल की आधिकारिक भाषा बनाना। ठीक है, तो मलयालम को केरल की आधिकारिक भाषा के रूप में औपचारिक रूप से अपनाने के लिए, मान्यता देने के लिए इस विधेयक को पारित किया गया है। तो केरल की आधिकारिक भाषा के रूप में कौन सी भाषा को अपनाने के लिए? मलयालम को अपनाने के लिए, मलयालम भाषा को अपनाने के लिए इस विधेयक को लाने की बात कही गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? इसमें शामिल है कि सरकार शिक्षा, न्यायपालिका, प्रशासन, व्यापार, सार्वजनिक संचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मलयालम भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। तो इतनी सारे सेगमेंट शामिल हैं। देखिए, सरकार, शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, संचार, इन सभी पर मलयालम भाषा को बढ़ावा देना। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में अभी आधिकारिक रूप से अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाएं मौजूद हैं। तो केरल में अभी आधिकारिक भाषा के रूप में क्या है? आधिकारिक भाषा वर्तमान में केरल में क्या क्या है? अंग्रेजी और मलयालम। ठीक है, अंग्रेजी और मलयालम। जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तो मलयालम आधिकारिक भाषा के रूप में होगी। देखते हैं कि इस विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या है। मुख्य प्रावधान की यदि बात करें तो उसमें शामिल है कि केरल के सभी सरकारी स्कूल और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10 तक मलयालम अनिवार्य पहली भाषा के रूप में होगी। अब जैसे सवाल यहीं पर उठता है, जो ये कह दिया गया है कि सभी कक्षा 10 तक के सभी जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हो या सहायता प्राप्त स्कूल हो, इसमें पहली आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम रखी गई है। जबकि केरल के कुछ ऐसे जिले हैं अभी जहां पर जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जो कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी और जैसे कोंकणी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह परेशानी वाली बात है, क्योंकि पहली भाषा आधिकारिक रूप से मलयालम को अपनाने की बात कही गई है। ठीक है,
अदालतों के फैसलों और कार्रवाइयों, दूसरी चीज क्या है इसमें, प्रावधान क्या शामिल है कि अदालतों के फैसलों और कार्रवाइयों का चरणबद्ध तरीके से मलयालम में अनुवाद होगा। ठीक है। तीसरा है कि यह जितने भी विधेयक केरल में अब होंगे, चाहे विधेयक हो चाहे वो अध्यादेश हो, ये मलयालम में पेश किए जाएंगे। यानी मलयालम भाषा को इतना ज्यादा तरजीह देने की बात इस विधेयक में कही गई है। अंग्रेजी में प्रकाशित महत्वपूर्ण केंद्रीय व राज्य कानूनों का मलयालम में अनुवाद होगा। ठीक है। इसके अलावा आईटी विभाग मलयालम के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और तकनीकी टूल विकसित करेगा। किसके लिए? मलयालम लैंग्वेज के लिए ये टूल विकसित करेगा। और एक और बदलाव करने की बात कही गई है इसमें कि पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज विभाग है, इसका नाम बदलकर मलयालम भाषा विकास विभाग किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक मलयालम भाषा विकास निदेशालय भी बनाया जाएगा। मुख्य जो विरोध किया जा रहा है कर्नाटक सरकार के द्वारा, वो किया जा रहा है पहले टर्म्स को लेकर। ये सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में जो पहली आधिकारिक भाषा मलयालम को रखने की बात कही गई है, इसी वजह से इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। आगे और भी सेगमेंट क्या है हम जानेंगे, लेकिन इस विधेयक की जरूरत क्यों महसूस हुई अभी हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए 2015 में भी ऐसा ही एक विधेयक लाया गया था, जिसे मलयालम भाषा विधेयक 2015 कहा गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो उस समय विधानसभा में पारित होने के बावजूद राष्ट्रपति से मंजूरी उसे नहीं मिल पाई थी। ध्यान रखिएगा, विधानसभा से पारित होने के बावजूद राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिल पाई। अब आप यहाँ पूछेंगे विधानसभा में पारित हुई तो राज्यपाल के पास जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 200 क्या कहता है कि कोई विधेयक विधानमंडल में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाता है। राज्यपाल के पास क्या शक्तियां मौजूद हैं कि या तो वह विधेयक को मंजूरी दे देगा, या तो वह विधेयक को रोक सकता है, या तो वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या तो वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन अपने पास संरक्षित रख सकता है, या राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। ये 4 चीजें मौजूद हैं। तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया और वहां से मंजूरी नहीं मिल पाई। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कारण है इसके विरोध के पीछे की मुख्य वजह क्या है, मुख्य आपत्तियां क्या है। जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि जो पहली आधिकारिक भाषा के रूप में मलयालम की बात की जा रही, ये दरअसल मुख्य रीजन है। इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की जब हम बात करते हैं तो ये इससे टकराव महसूस होगा, इसमें इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, इसलिए भी ऐसा किया जा रहा है। भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी असर पैदा करेगा, इसलिए भी ऐसा कहा जा रहा है। और हम सभी जानते हैं, हम त्रिभाषा फॉर्मूला की जब बात करते हैं, 3 भाषा सूत्र की जब बात करते हैं, उसे कहा जाता है त्रिभाषा फॉर्मूला। यहां लिख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये इसके भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में आ रहा है, या इससे असंगति दिखा रहा है। जो नया विधेयक है, हालांकि इसमें कुछ चीजें हटाई गई हैं, क्योंकि पहले जो विधेयक नामंजूर हुआ था उसके यही कारण थे। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 टकराव था, भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा गया, उनके अधिकारों पर असर डाल रहा था। और जो हमारा 350A है, अनुच्छेद आर्टिकल है भारतीय संविधान का, वो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। 3 भाषा फॉर्मूला से भी असंगति रख रहा था, इसलिए पिछला विधेयक नामंजूर कर दिया गया था। इस विधेयक में इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। विरोध का मुख्य कारण है कर्नाटक सरकार द्वारा कि ये असंवैधानिक है, ये कन्नड़ भाषी अल्पसंख्यकों के हितों से टकरा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि मैप में आप देख सकते हैं, ये है कर्नाटक, ये है तमिलनाडु, और ये जो जिला वाइज मैप है ये है केरल। हाँ ठीक है। और केरल का एक जिला है ये कासरगोड में अभी भी कन्नड़ अल्पसंख्यकों की मात्रा पर्याप्त है। वहां के लोगों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार इसका विरोध कर रही है। तो मुख्य वजह क्या है? मलयालम को सभी स्कूलों में जो पहली अनिवार्य भाषा बनाई गई है, ये इसकी आपत्ति का मुख्य कारण है। दूसरा है, कासरगोड में अभी कई छात्र कन्नड़ को अपनी पहली भाषा के रूप में पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनके ड्रॉप आउट को हमें कम करना है। बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा है वो या तो उनकी मातृभाषा में
होनी चाहिए या तो उनकी सहज लैंग्वेज में होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, उस भाषा में होना चाहिए जो वहां पर उनके लिए बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझाई जाती है, जो उनके लिए आसान है। ठीक है, इसलिए ये जो मुख्य आधार बताया जा रहा है उसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में भी चर्चा की गई है। कर्नाटक को डर है कि इससे जो कन्नड़ भाषा है उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कर्नाटक सरकार का मुख्य मानना यही है कि हम अभी इसको लागू तो कर देंगे, लेकिन भविष्य में जब हम दीर्घकालिक रूप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कन्नड़ भाषा वहां बोली जा रही है उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये किसी भाषा के अस्तित्व का भी खतरा बन सकता है। ठीक है, कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने यह भी कहा, ध्यान रखें, उसने ये कहा कि केरल के राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और विधेयक को अस्वीकार करने की मांग भी की थी। इसके बाद ये थोड़ा सा मुद्दा और बढ़ गया। विरोध के क्या कारण हम देखिए, हम जानेंगे कि आखिर केरल से क्या प्रतिक्रिया आई है। यानी केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा इस विधेयक में की गई है, उनके बारे में सोचा गया है, उनके लिए प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जो केरल में अल्पसंख्यक वर्ग है, चाहे वह तमिल बोलता हो, चाहे वह कन्नड़ बोलता हो या तुलु बोलता हो या कोंकणी, इनके भाषाई अधिकार के बारे में सोचा गया है और इनके लिए विशेष प्रावधान विधेयक में किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक है, जो स्थानीय अल्पसंख्यकों की बात की गई है, उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी दफ्तरों में अपनी भाषा के उपयोग की बात कही गई है कि वो अपनी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा हम केरल राज्य के बारे में, केरल ने जो कहा है उसके बारे में जानते हैं। केरल ने क्या कहा है कि विधेयक भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तमिल, कन्नड़, तुलु और कोंकणी भाषी नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा में सरकारी पत्राचार कर सकने की अनुमति है और स्थानीय सरकारी दफ्तरों में अपनी भाषा का उपयोग भी कर सकेंगे, यह भी कहा गया है। शिक्षा से जुड़े कुछ आश्वासन दिए गए, जैसे शिक्षा के अधिकार 2009 की बात की गई थी कि उससे मेल नहीं खाता था पुराना विधेयक। इसमें क्या किया गया है, जिन छात्रों की मातृभाषा मलयालम नहीं है उनके लिए भी प्रावधान है कि वे अपनी पसंद की भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार है। इसके अलावा कहा गया है कि अन्य राज्यों या विदेशों से आए हुए छात्रों की, यानी केरल के अलावा जो राज्य के छात्र हैं जो केरल में पढ़ाई करते हैं, वे भी कक्षा 9, 10 और उच्च माध्यमिक में मलयालम में परीक्षा देने से छूट रखते हैं। छूट प्रदान की गई है। कक्षा 9, 10 और उच्च माध्यमिक में मलयालम लैंग्वेज में उन्हें छूट दी गई है कि वो दूसरी किसी भाषा में परीक्षा दे सकेंगे। ये है पूरा मुद्दा जो आज हमने समझा। देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, मलयालम भाषा विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी को हटाना, मलयालम को केरल की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाना, केवल शिक्षा में भाषा परिवर्तन, या डी 3 भाषा सूत्र समाप्त करना, त्रिभाषा फॉर्मूला को समाप्त करना। अगर हम इसके निष्कर्ष के रूप में देखें तो केरल सरकार इसे सीधे तौर पर मलयालम के प्रचार, उसके संरक्षण की बात कहती है कि हम मलयालम भाषा का प्रचार कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार इसे भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खतरे के रूप में देख रही है। तो मुख्य क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अब अंतिम फैसला या तो राज्यपाल की स्वीकृति पर डिसाइड होगा या तो फिर हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी भूमिका पर निर्भर करता है। तो देखते हैं कि अंतिम फैसला क्या आता है। मिलेंगे अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।